Till yesterday, we have gone through the topic conduction. In conduction, we have learnt about conductors and insulators also. Today, we are starting convection. It is also the mode of flow of heat or mode of transfer of heat in fluids, from where the same definition exists here also. It means in which the particles from higher temperature moves toward lower temperature, but in this the fluid also moves with the temperature. It means कंडक्शन में पार्टिकल्स उसी जगह पे रह के सिर्फ वाइब्रेट करते थे, इस तरह से एक दूसरे से लड़के धीरे धीरे वाइब्रेशन को वो पास करते हुए जाते थे। लेकिन कन्वेक्शन में होता क्या है कि पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट ना करते हुए अपने जगह से मूव कर जाते हैं। यहाँ से पानी का एक बुलबुला बनेगा जो कि गर्म होने के चलते पानी का बुलबुला ऊपर तक पहुंच जाएगा, और जो ठंडा पानी का बुलबुला होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, कुछ इस तरह से। तो ये एक पूरा एक साइक्लिक अरेंजमेंट बन जाएगा और पानी धीरे 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 उबलना शुरू होगा। अब इसमें एक टर्म मैंने लिखा है फ्लूइड। आखिर फ्लूइड मतलब होता क्या है? एनीवन नोज दिस? बोलो। यस, टेल मी। लिक्विड ओनली? नो, सही आंसर नहीं है। ओनली लिक्विड नहीं। Anyone else? Once more. Solid liquid. No. Yes, very good. The substance which can flow. ऐसे चीज जो फ्लो कर सकते हैं यानी बह सकते हैं, उसमें सॉलिड नहीं आता है, उसमें आता है तुम्हारा लिक्विड, इवन गैस ऑल्सो। गैस भी आता है उसमें, बिकॉज गैस भी एक जगह से दूसरे जगह आराम से फ्लो कर सकता है। एक डब्बे में अगर हम मान के चलते हैं कि कोई गैस रखा हुआ है, या सिंपल उससे भी साधारण एग्जाम्पल, जनरली छोटा वाला सिलेंडर भरते सारे लोग देखे होंगे। छोटा वाला सिलेंडर भरने के लिए एक नोजल लगा के बड़े वाले सिलेंडर को छोटे वाले सिलेंडर पे उल्टा कर दिया जाता है। उससे क्या होता है, उसमें जो गैस है वो छोटे वाले सिलेंडर में चला जाता है। ऑल्दो वो गैस जो है लिक्विड के फॉर्म में होता है उसमें, बट किसी चीज में अगर गैस हो तो गैस का एक प्रॉपर्टी है। अगर मान लो उसको एक डब्बे में रखते हो, या डब्बे में रख के तो चेक नहीं किए होगे तुम, बैलून में जब हवा भरते हो तो वो फूल जाता है, जबकि वही बैलून अगर फूट जाए तो उसके भीतर का हवा पूरे घर में फैल जाता है। इट मीन्स गैस ऑल्सो कैन फ्लो। तो गैस को भी हम फ्लूइड का फॉर्म बोलेंगे। इट मीन्स जब हम फ्लूइड बोलें, इट इज नॉट लिक्विड ओनली, इट इज नॉट सॉलिड, इट इज लिक्विड प्लस गैस, देन इट इज कॉल्ड एज फ्लूइड। यानी फ्लूइड यानी ये क्या होता है, कन्वेक्शन जो है वो लिक्विड एज वेल एज गैस दोनों में एग्जिस्ट करता है, दोनों में कन्वेक्शन होता है। दोनों में ये तरीका होता है कि हॉट पार्टिकल्स जो होते हैं गर्म होने के चलते धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं, बिकॉज वो हल्का हो जाता है, और ठंडे पार्टिकल्स जो ठंडे होते हैं वो ठंडा होने के चलते हॉट पार्टिकल्स से भारी होते हैं, जिसके चलते वो नीचे आने की कोशिश करते हैं, और पूरा एक साइकिल टाइप का अरेंजमेंट बनाता है। Just I am showing one more animation to you people.
एग्जैक्टली इन द सेम वे, जैसे ये कर रहा है, जस्ट वेट आ रहा है, एग्जैक्टली इन द सेम वे। देखते रहो इसको, गर्म होने के चलते ऐसे ही बुलबुले नीचे से उठते हैं और ठंडा पानी जो है ऊपर का वो धीरे धीरे नीचे की तरफ रोटेट करते जाता है। ऐसे ही पानी रियली उबलता है। तो ये ही एक्चुअली कन्वेक्शन ऑफ हीट है, हीट का ट्रांसफर फ्लूइड में। और धीरे धीरे बबल्स जो है, यहाँ पे देखोगे तो आके बबल्स फट जाते हैं, जिसमें से कुछ भाप निकलता है और कुछ ऊपर पे उसमें हीट भी निकल जाता है ऊपर में। भाप के बाद यहाँ पे भी अगर ऊपर हम हाथ रखेंगे तो हाथ जल जाता है हमारा, बिकॉज कुछ भाप के फॉर्म में लेके हीट बाहर भी निकल जाता है, अगर वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है वो ढका हुआ नहीं है तो। तो इसी को हम कन्वेक्शन का नाम देते हैं, जहाँ पे हीट का फ्लो होता है फ्लूइड में नीचे से ऊपर, नीचे गर्म पार्टिकल वो ऊपर के फॉर्म ऊपर जाता है और एक साइक्लिक पूरी अरेंजमेंट बनाता है। ठंडा वाला जो पार्टिकल है वो नीचे आता है। देन इस कन्वेक्शन पे हम अब धीरे धीरे एयर की तरफ चलते हैं। एयर में भी कन्वेक्शन कैसे होता है? गर्मियों के दिन में हम देखते हैं सूर्य के गर्मी के चलते धीरे धीरे जमीन पे जो पार्टिकल है वो गर्म होने लगते हैं, रोड गर्म होता है, पानी जो होता है नदियों का, तालाब का, वो भी गर्म होता है और धीरे धीरे भाप बन के ऊपर की तरफ उड़ने लगता है, जिससे बाद में चल के क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। सो इवन एयर भी जो है वो भी धीरे धीरे गर्म होके ऊपर की तरफ जाने लगता है, जिसके चलते बहुत तेज आंधी आना ये भी गर्मियों के दिन में बहुत स्वाभाविक चीज है, जो कि इसी रीजन के चलते होता है। मान लो यहाँ का एयर का पार्टिकल बहुत काफी जल्दी हॉट हो गया सूर्य के गर्मी के चलते, जिसके चलते यहाँ का सारा रीजन का हवा जो है ये ऊपर उठ गया। अब हर तरफ से अगल बगल से जहाँ भी ठंडा है, जहाँ पे पानी है चाहे कुछ और है जिसके चलते टेम्परेचर में अंतर है, वहां से ठंडा हवा दौड़ेगा, इधर का ठंडा हवा, इधर का ठंडा हवा। अब मान लो ये यहाँ पे रीच कर गया तो ठीक है, अदरवाइज इस तरफ से हवा दौड़ा और इस तरफ से भी दौड़ा, लेकिन रीच करने की जगह ये हुआ क्या कि दोनों एक दूसरे से टकरा के ऐसे एक चक्र बना लिए, मान लो एक सर्कल बना दिए। तो यही जो सर्कल बनता है ना तुम्हारा, ये टॉर्नेडो का रूप पकड़ लेता है अगर बहुत काफी तेज हो तब। इसलिए रेगिस्तान ये सब में या ऐसे जगह पे जो कि बहुत काफी गर्मी को बर्दाश्त करते हैं और उस एरिया में बहुत काफी पेड़ नहीं है, घर नहीं है, वहां पे टॉर्नेडो ये सब बहुत जल्दी ओरिजिनेट हो जाता है। इवन हम लोगों ने भी अपने घर के अगल बगल में छोटा टॉर्नेडो देखा है, जो कि कल मैं एग्जाम्पल बता रहा था, जिसमें ऐसे धीरे धीरे गोल गोल करके छोटे छोटे पत्ते जो है सूखे हुए या फीदर्स यानी जो चिड़ियों के पंख हैं वो धीरे धीरे ऐसे करके ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, कुछ दूर बाद जाके वो गिर जाते हैं। लेकिन उसी का जब बहुत काफी ह्यूज फॉर्म होता है या बहुत लार्ज स्टेट होता है, उसी को हम लोग टॉर्नेडो का नाम देते हैं। इवन साइक्लोन ये सब जो है बाद में चल के हम लोग पढ़ेंगे, वो भी इसी रीजन के चलते ज्यादातर होता है कि हवा जो है वहां से खाली हो जाता है गर्म होने के चलते, बिकॉज हॉट एयर राइजेज अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाता है। देखो यहाँ से साइन दिखाया, ऊपर की तरफ जा रहा है, अगल बगल से धीरे धीरे ठंडा पार्टिकल जो है, ठंडा हवा है, वो दौड़ता है और उस रीजन को भरने की कोशिश करता है। तो इसी के चलते बहुत तेज हवा उठता है और वो जैसा मैं बता रहा हूँ साइक्लोन हो या थोड़ा सा आंधी हो, इवन नदियों में बहुत तेज साइक्लोन बनना, ये सब सारा जो है ये इसी जैसे इफेक्ट के रीजन के चलते बनता है।
यस सर थोड़ा फिर से समझिए। जब मेरे मोबाइल के सब बार बार टावर भाग जाएगा। क्या है कि जो गर्म पार्टिकल होते हैं, फ्लूइड जो मैंने बताया था, ऑब्जेक्ट विच कैन फ्लो, इसमें लिक्विड भी आता है, गैस भी आता है, दोनों फ्लो कर सकते हैं। सो इसमें होता क्या है, मान लो इसका एग्जाम्पल, यहाँ पे हम जब एक केटली में पानी गर्म कर रहे हैं, देन गर्म पार्टिकल्स जो होंगे, जो यहाँ के पे गर्म होने के चलते पानी में बुलबुले बनेंगे, वो बुलबुले धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, और यहाँ का जो ठंडा पानी होगा वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आते जाएगा। क्यों ऊपर बढ़ेगा? बिकॉज जो गर्म चीज होता है वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, इसी कंडीशन में बुलबुला बन के वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और धीरे धीरे ऐसे ही साइकिल बनाते हुए पूरा का पूरा पानी गर्म धीरे धीरे होते जाएगा। इट मीन्स इन कन्वेक्शन द हीट ट्रांसफर टेक्स इन fluid where the particles move from one place to other place, and that place is from hotter region to the colder region. It make one cyclic type of arrangement, और उसमें वो पानी को धीरे धीरे गर्म कर देता है। यही कंडीशन है कन्वेक्शन का। ठीक है, कन्वेक्शन में जैसा मैंने बताया कि ये सिर्फ लिक्विड में नहीं, ये गैस में भी हो सकता है। सो हियर आई वाज एक्सप्लेनिंग दैट ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ सन, द टेम्परेचर ऑफ एयर ऑन अर्थ इज ऑल्सो गेटिंग हाई, और एयर एट द ग्राउंड इज हॉटर एंड हॉटर, यानी धीरे धीरे गर्म होते जाता है। देन हॉटर थिंग्स एज दे आर लाइटर इन वेट राइजेज अपवर्ड, यानी गर्म हवा धीरे धीरे अब ऊपर की तरफ चलेगा। ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये रीजन जो है वो खाली हो गया। तो खाली रीजन यानी एम्प्टी स्पेस कहीं भी पृथ्वी पर नहीं रह सकता है जहाँ पे एयर नहीं हो। तो इसके चलते होगा क्या, जो अगल बगल का ठंडा हवा है, चाहे समुद्र का हो, नदी का हो, या जो है जहां भी ठंडे रीजन का हो, वो हवा अब उस तरफ से दौड़ेगा इसको, और इस फ्री स्पेस को ऑक्युपाई करने के लिए। तो ये भी एक साइकिल का फॉर्म बना रहा है। सो हियर कन्वेक्शन इज ऑल्सो हैपनिंग इन एयर, यहाँ भी कन्वेक्शन हो रहा है, बट ये एयर में हो रहा है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल था वो लिक्विड में कन्वेक्शन हो रहा था, यहाँ पे एयर में कन्वेक्शन हो रहा है। क्लियर फॉर एवरीवन? टेल मी, बोलो ठीक है ना सभी के लिए? ओके। देन इससे दो नेचुरल फेनोमेनन जुड़े हुए हैं इसी कन्वेक्शन से, जिसको हम लोग नाम देते हैं सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। इसके नेम से बहुत सारे लोग जनरली कंफ्यूज होते हैं। सी ब्रिज, ये जो मैं बता रहा हूं इस तरह से याद रखो, ये हर समय तुम्हें याद रहेगा। सी ब्रिज यानी जब सी का नाम आए तो हवा जो है सी के तरफ से चलेगा, जहां जाए वो आगे चल के अभी हम देखेंगे। सो दिन के समय में ये ज्यादा होता है। इवन सी ब्रिज दिन के ही समय में होता है। गर्मियों के दिन में साधारणतः क्या होता है, जमीन जो है वो पानी के मुकाबले बहुत तेजी से गर्म होता है। सो गर्म होगा तो क्या होगा, यहाँ का हवा ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन उसके पास जो समुद्र है, नदी है, उसके पास से क्या होगा, नदियों का पानी देर से जब गर्म हो रहा है तो वहां के ऊपर का हवा जो है वो ठंडा रहेगा। तो अब यहां से हवा दौड़ेगा जमीन के तरफ। सो क्या होगा, सी के तरफ से एक हवा, जिसको हम लोग हवा को थोड़ा लार्जर फॉर्म में ब्रिज का भी नाम देते हैं, यानी झोंका।
तो उस कंडीशन में सी के तरफ से हवा दौड़ेगा लैंड के खाली जगह को ऑक्युपाई करने के लिए। यहाँ से मान लो हवा ऊपर चढ़ गया है या ऊपर पहुंच गया है गर्म होने के चलते, तो ठंडा हवा इसका जगह भरने के लिए इधर से दौड़ेगा समुद्र के तरफ से। इसी को हम लोग बोलते हैं सी ब्रिज। ड्यूरिंग द डे लैंड हीट्स अप फास्टर देन द सी, बिकॉज यही मैं बोल रहा था, पानी जो है वो देर से गर्म होता है कंपेयर्ड हवा के, और हवा जब गर्म होगा तो वो ऊपर जाएगा, जबकि समुद्र का हवा जो है वो ठंडा है, तो उस तरफ से हवा जमीन की तरफ दौड़ेगा। क्यों? बिकॉज ये स्पेस जो था, यहाँ का हवा जो था वो ऊपर उठ गया है गर्म होने के चलते, सो इसको ऑक्युपाई करना जरूरी है। समुद्र की तरफ से जब हवा दौड़ेगा तो ये एक कंप्लीट साइकिल टाइप का अरेंजमेंट बनाएगा, जैसा कि मैं ऊपर वाले फिगर में दिखा रहा था। इसमें हवा जो समुद्र के तरफ से दौड़ा, इसी के रीजन के चलते इसमें पहले हम लोग लगाते हैं सी और ब्रिज, यानी सी ब्रिज बन रहा है हमारा। सी ब्रिज, जस्ट सी के तरफ से हवा जब चल रहा है इसको हम लोग बोलेंगे सी ब्रिज। ये कब हो सकता है खुद से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। समुद्र का पानी कब ठंडा रहेगा? दिन के समय में। क्यों? क्योंकि दिन के समय में अभी तुरंत सूर्य निकला है, और सूर्य के निकलने के चलते पहले जो पार्ट ज्यादा जल्दी गर्म होगा वो है हमारा जमीन, जबकि समुद्र का पानी धीरे 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 गर्म होगा। और शाम के समय पे जैसा कि पहला कंडीशन, जो चीज जल्दी गर्म होता है वो जल्दी ठंडा भी हो जाता है, जो चीज देर से गर्म होता है उसको ठंडा होने में भी समय लगता है। तो समुद्र हमारा शाम होते होते गर्म हो चुका है, लेकिन जमीन जो है वो जल्दी गर्म हो रहा था। इसके चलते होगा क्या? जमीन बहुत तेजी से ठंडा हो जाएगा रात के समय, जबकि समुद्र अभी भी गर्म रह जाएगा। तो अब समुद्र के ऊपर का जो एयर है वो धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू होगा, भाप है वो भी धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू होगा। यहाँ पे एम्प्टी स्पेस बनेगा, खाली जगह। अब लैंड का हवा जो है वो ठंडा है, अब जमीन की तरफ से हवा चलेगा समुद्र के तरफ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैंड। इसीलिए इस कंडीशन में पहला नाम आ रहा है लैंड। और ये जो कंडीशन बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं लैंड ब्रिज। सी अगेन आई एम रिपीटिंग, द एयर इन द फर्स्ट कंडीशन is becoming hot at the land. This happens during daytime. ये दिन के समय में होता है, दिन हो दोपहर तक के समय में, लेकिन शाम के समय से धीरे धीरे लैंड ब्रिज की तरफ ट्रांसफर होने लगता है, बिकॉज हमारा सूर्य का जो हीट है शाम के समय धीरे 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 कम पड़ने लगता है, लेकिन दिन में वो बहुत तेज होता है, दोपहर में बहुत तेज होता है। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द रेनी डेज। रेनी डेज के रिगार्डिंग में नहीं बोल रहा हूँ, मैं गर्मियों के दिन के रिगार्डिंग बोल रहा हूँ, जब धूप बहुत तेज हो। सो उस समय जमीन का हवा जो है गर्म होगा और धीरे धीरे जल्दी ऊपर उठ जाएगा, बिकॉज हवा तेजी से गर्म होता है कंपेयर टू वाटर। देन समुद्र के तरफ से हवा चलेगा इस एम्प्टी स्पेस को भरने के लिए, बिकॉज यहाँ पे जो हवा था वो ऊपर उठ गया है, जगह खाली हो गया है। सो ठंडा हवा इसको भरने के लिए यहाँ पे दौड़ेगा। तो समुद्र के तरफ से जो हवा चल रहा है, इस पूरे एक साइक्लिक अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं सी ब्रिज। इसको हमने फिगर के फॉर्म में भी हम देख सकते हैं। कोल्ड एयर फ्रॉम द सी, हॉट एयर टुवर्ड द लैंड, वो भी धीरे धीरे पहुंच के ऊपर जब ठंडा होने लगेगा वो भी फिर समुद्र की तरफ आएगा, यानी पूरा एक साइकिल टाइप का अरेंजमेंट बनाएगा, एक कंप्लीट साइकिल। जैसा कि बहुत सारे चीज का लाइफ साइकिल तुम पढ़े हो, वाटर साइकिल पढ़े हो, वैसा ही टाइप का एक साइकिल ये भी बनाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग सी ब्रिज। और सी ब्रिज के जस्ट अपोजिट होता है लैंड ब्रिज। ये रात के समय होता है। एट नाइट द लैंड कूल्स फास्टर देन द सी, वार्मर एयर एबव द सी राइजेस। तो अभी यहाँ का पानी जो है वो काफी गर्म है, बिकॉज ये देर से गर्म हुआ था। एंड अगेन रिपीटिंग, जो चीज देर से गर्म होता है उसको ठंडा होने में भी देर लगता है। इवन हम लोगों ने ये चीज मेटल में भी देखा है। हमारे घर का तवा
जिससे तुम्हारी मम्मी खाना बनाती हैं, ज्यादातर उसको ऐसा रखा जाता है कि वो देर से एक बार गर्म तो हो जरूर, लेकिन गर्मी को बहुत देर तक अपने में बांध के रखे ताकि रोटियां उस पे आराम से बन सके। ऐसे इवन बहुत सारी चीजें हैं जो कि बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाते हैं। ऐसे चीजों को दूसरे जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो चीज सिंपली यहाँ पे यही स्टोरी है कि जो चीज तेजी से गर्म होता है वो तेजी से ठंडा होता है, जो चीज देर से गर्म होता है वो देर से ठंडा होता है। तो समुद्र देर से गर्म हुआ था, पूरे दिन के धूप के बाद धीरे धीरे समुद्र गर्म हो गया। अब उसको ठंडा होने में भी समय लगेगा, लेकिन जमीन जो है वो बहुत तेजी से गर्म हो रहा था, तो ठंडा भी हो गया बहुत तेजी से। तो अब क्या होगा, समुद्र के ऊपर का जो हवा है, भाप है, भाप के फॉर्म में पानी, वो ऊपर धीरे धीरे उठेगा। अब जिसके चलते वहां पे एम्प्टी स्पेस हो गया और जमीन पे अब ठंडा हवा है, तो जमीन का ठंडा हवा धीरे धीरे समुद्र की तरफ आएगा और समुद्र पे जो खाली रीजन था उसको ऑक्युपाई करेगा। दिस फ्लोइंग ऑफ एयर फ्रॉम लैंड इन नाइट, इसके लिए पूरा स्टोरी लिखना होगा तुमको, क्यों ये हो रहा है, इसमें क्या चीज हो रहा है। इस सारे स्टोरी को लिखने के बाद लिखोगे दिस फ्लोइंग ऑफ एयर और करंट ऑफ एयर बिकॉज ऑफ द कोल्डर एंड वार्मर रीजन in two places the air from land goes towards sea which is called land bridge। यहाँ पे फिगर में नीचे भी देख सकते हो, जमीन के तरफ से जो हवा है वो समुद्र के तरफ चल रहा है और यहाँ समुद्र का हवा धीरे धीरे ऊपर होके और फिर एक साइकिल का फॉर्म बनाते हुए एक कंप्लीट साइकिल बन जा रहा है। ये इसको हम लोग बोलते हैं लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज यानी हवा लैंड के तरफ से चलेगा, सी ब्रिज यानी हवा सी के तरफ से चलेगा। और धीरे धीरे अगर इसको एनालाइज कर पाओगे, आराम से तुम समझ पाओगे कौन सा दिन में होगा, कौन सा रात में होगा। तो इसको भी रटने की जरूरत नहीं है, इवन इसको ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे तुम एक दो बार, अभी पढ़ोगे या हायर क्लास में, बट इसको रटने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझने की कोशिश करो ऐसा हो क्यों रहा है। एवरीवन अंडरस्टूड? क्लियर है सभी के लिए? यस सर। गोपाल जी, विवेक, यस सर। यस सर। ओके, राजकुमारी, राजकुमारी तुम हो यहाँ पे? नो। देन जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, जिसमें चीज वही हमारा रहता है कि द थिंग्स फ्लो फ्रॉम हॉटर रीजन टूवर्ड्स द कोल्डर रीजन। बट अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें एक चीज है कि एक दूसरे में जहाँ पे हीट का ट्रांसफर हो रहा है या फ्लो हो रहा है, वहां पे एक दूसरे पार्टिकल्स जो है वो आपस में कांटेक्ट में है। लेकिन अब जो थर्ड हम लोग मोड पढ़ेंगे वहां पे भी हीट का ट्रांसफर होगा, लेकिन पार्टिकल्स ये जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के कांटेक्ट में हो। जैसे सूर्य से गर्मी चलता है, आई मेड द फिगर ऑफ दैट ओनली। सूर्य से जो गर्मी चलता है अर्थ के पास पहुंचने के लिए, वो बहुत ऐसे जगहों से पास करता है जहां पे एयर ही नहीं एग्जिस्ट करता है, जैसे हमारा स्पेस। बट गर्मी वहां से भी क्रॉस करते हुए आराम से आ जाता है हमारे धरती तक। सो ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसमें भी तीनों कंडीशन में ये चीज होता है कि एनर्जी ट्रांसफर होता है एक जगह से
दूसरे जगह, हीट एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है, बट इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इट मीन्स इसमें मीडियम हो भी सकता है, मीडियम नहीं भी हो सकता है। ये मीडियम का कोई, इसमें मीडियम का कोई जरूरत नहीं होता है। इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम। इसका मतलब ये नहीं है सिंपली कि मीडियम हो तो नहीं होगा रेडिएशन, तब भी रेडिएशन हो सकता है, बट मीडियम ना हो तब भी रेडिएशन होता है। जैसे सिंपल एग्जांपल, तुम्हारा सन से अर्थ के पास आने वाला सूर्य का गर्मी, मीडियम हो, यस इट इज ओके। कहाँ से मीडियम मिलेगा? हमारे एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में मीडियम मिलना शुरू हो जाता है, हवा मिलना शुरू हो जाता है एटमॉस्फेयर में। लेकिन एटमॉस्फेयर से ऊपर जब स्पेस में हीट चलता है, हमारा मूव करता है फ्रॉम सन, उसको मीडियम नहीं मिलता है। सो उसी तरह बिना मीडियम के भी वहां से ट्रांसफर हो जाता है। सो ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर where there is no direct contact required or no requirement of medium is there, this type of mode of heat transfer is called radiation. Yes, yes बोलो। यस क्या बोल रहे थे? संजय कुमार के आईडी पे जो हो, फिर से बोलो। मेरा भाई सर कुछ नहीं, मेरा भाई गलती से टिप गया था। अच्छा कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। सो ऐसा हीट ट्रांसफर का मोड जहां पे मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है। मीडियम ना हो तब भी हीट ट्रांसफर होता है, मीडियम हो तो भी चल सकता है, no problem. I am not telling that 100% only if medium is not there then only heat is going to transfer in the mode of radiation. ये जरूरी नहीं है, लेकिन जहाँ पे मीडियम ना हो वहां पे भी अगर हीट का ट्रांसफर हो रहा है then it is radiation, तब वो रेडिएशन के ही फॉर्म में जा सकता है। इवन इसके बहुत सारे यूजेस हमने देखे हैं। अगर दो पेन लिया जाए, एक पेन के बाहर सरफेस से उसको ब्लैक कर दिया जाए और इसके भीतर भी उसको ब्लैक कर दिया जाए, और एक पेन जैसा कि हमारा आता है घर में स्टील के कलर वाला, उसको उसी तरह रहने दिया जाए, व्हाइट टाइप का, सिल्वरी टाइप का जो कलर होता है उसको वैसे ही रहने दिया जाए, और दोनों में एक टेम्परेचर का गर्म पानी अगर डाल दिया जाए, देन किसमें जल्दी पानी ठंडा होगा? कोई बता सकते हो? ट्राई टू गेस। ब्लैक वाले में जल्दी ठंडा, यस व्हाइट वाले में पानी जल्दी ठंडा हो जाएगा, बिकॉज इसमें रेडिएशन के माध्यम से भी गर्मी धीरे धीरे बाहर तेजी के साथ निकलेगा, जबकि ब्लैक वाले में रेडिएशन कम होता है। आई एम प्रोसीडिंग, बता रहा हूं कि क्यों कम होता है। ये कलर पे डिपेंडेंट होता है, मैं बता रहा हूं उसको आगे चलते हुए। डार्कर कलर्स जो होते हैं वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करके रखते हैं, अपने में बांध के रखते हैं, वेयर लाइटर कलर्स ये काम नहीं कर सकते हैं। इवन हम लोग गर्मियों के दिन में इसी रीजन के चलते ज्यादातर लाइट कलर के क्लोथ पहनते हैं। इससे क्या होगा, व्हाइट कलर का कपड़ा हुआ या लाइट कलर का कपड़ा हुआ, देन उस पर सनलाइट पड़ेगा तो सनलाइट आके उससे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी वापस चला जाएगा। रिफ्लेक्ट का वही मतलब, हर जगह पे रिफ्लेक्ट यानी बाउंसिंग बैक। मान लो तुमने एक बॉल उठा के, रबर बॉल उठा के दीवार पे मारा, जाके टकरा के वो दीवार पे फिर से वापस आ जाएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन, जिसको दूसरा नाम देते हैं बाउंसिंग बैक होना। सो गर्मियों में हम लोग लाइट कलर का क्लोथ पहनते हैं, तो इससे फायदा क्या होता है, सूर्य का लाइट आया हमारे क्लोथ से टकरा के
ज्यादातर सूर्य का लाइट और सूर्य के लाइट के चलते जो हीट आया वो बाहर ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो क्या होगा, हम भीतर थोड़ा कम गर्मी महसूस करेंगे। जबकि अगर मान लो ब्लैक कलर का टी शर्ट, जो कि अगर तुम पहनते हो तो इसको देखे भी हो हर समय कि ब्लैक कलर का टी शर्ट अगर तुम पहनोगे या ब्लैक कलर का कोई क्लोथ पहनोगे गर्मियों के दिन में, तो तुम उसमें ज्यादा गर्मी महसूस करोगे। लगेगा कि बहुत तेजी के साथ तुम्हारा बॉडी हीट हो रहा है, जो कि तुमको कंफर्टेबली गर्मियों के दिन में रहने नहीं देगा। ये चीज देखे हो ना? यस और नो? यस सर। यस, बिकॉज जैसे जैसे कलर डार्कर होते जाते हैं वैसे वैसे वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। और ब्लैक कलर जो है वो तकरीबन 100% हीट को एब्जॉर्ब कर जाता है, जिसके चलते अगर ब्लैक पहनोगे तो बहुत काफी गर्मी लगेगा तुमको। यही चीज हम लोग अप्लाई करते हैं ठंड के दिनों में, जानबूझकर डार्कर कलर ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं। डार्क होने के चलते क्या है, बाहर से जो हीट आया वो जल्दी बाहर निकल नहीं पाएगा। इससे फायदा क्या है, ठंड के दिनों में हमें साधारणतया ठंडा लगता है, लेकिन जब हम लोग डार्कर कलर का क्लोथ पहनेंगे तो हीट जो है वो ज्यादा बाहर भाग नहीं पाएगा, जिसके चलते हमारा बॉडी जो है वार्मर रहेगा और हम कंफर्टेबल महसूस करेंगे। यानी हम गर्म रहेंगे और हमें ठंडा से हम बच पाएंगे, जिसके चलते हम ज्यादा आसानी से रह पाएंगे ठंड के दिनों में। बिकॉज अगेन डार्कर कलर एब्जॉर्ब more heat whereas lighter color absorb less heat। अब गर्मी कम लगेगा तो क्या होगा, दो तीन चीज। गर्मियों के दिन में अगर तुमको तुम्हारे कपड़े पर से ही ज्यादा का ज्यादा हीट उड़ गया, देन तुम्हें गर्मी कम महसूस होगी, भीतर में तुम ठंडा रह पाओगे, कूल रह पाओगे, जिससे तुम आराम से गर्मियों के दिन में भी रह पाओगे। मैक्सिमम लोगों को देखे हो गर्मियों के दिन में व्हाइट कलर का कपड़ा अपने सर पे भी बांधते हैं। ब्लैक कलर का पगड़ी जिसको बोलते हो, ब्लैक कलर का ज्यादातर लोग नहीं बांधेंगे, लाइट कलर का बांधेंगे। रीजन यही है हमारा, ताकि हमारा सर भी जो है वो थोड़ा ठंडा रहे। अदरवाइज सर गर्म होता है तो क्या होता है, लोग गुस्सा हो जाते हैं, तुरंत चिड़चिड़े हो जाते हैं। अगर यही कंडीशन धूप में तुम सर पे बिना कुछ लिए हुए चलो तो देखते हो हमारा बाल जो है बहुत तेजी के साथ गर्म होता है, जो हम लोग को कंफर्टेबल रहने नहीं देता है, आरामदायक नहीं रहने देता है, जिससे हमें प्रॉब्लम होता है। इसीलिए इवन जो लोग कैप्स भी पहनते हो, मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है कि वो ब्लैक कलर के या डार्कर कलर के कैप पहनते हैं, बट ये सही नहीं है। ट्राई करो कि लाइट कलर के कैप्स पहनो, इससे फायदा होगा कि हमारा सर भी है वो ठंडा रहेगा। बिकॉज सिंपली द रीजन इज रेडिएशन। रेडिएशन जो है वो डार्कर कलर में ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, वेयर लाइटर कलर में वो कम एब्जॉर्ब होता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो। हम लोग जो घर अपना पेंट करवाते हैं, घर के बाहरी सरफेस पर भी लाइटर कलर लगाने की कोशिश करते हैं। देखो जो ये चीज समझ रहा है वो ऐसी गलती नहीं करेगा। इसके समझ में नहीं है कि क्यों और किस तरह से पेंट कराया जाए, वो कोई भी कलर दे दे, उसके लिए कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। लेकिन जो लोग इस चीज को समझ रहे हैं वो ऐसा चीज करने की कोशिश करते हैं। लाइट कलर जो है वो बाहर के दीवार पे पेंट कराया जाता है। इससे फायदा अगेन वही होगा हमारा। गर्मियों के दिन में क्या होगा, गर्मियों के दिन में जो बाहर का गर्मी है रेडिएशन के चलते बहुत ज्यादा इंटर नहीं कर पाएगा, बाहर से ही रिफ्लेक्ट करके भाग जाएगा, तो हमारा घर जो है वो ठंडा रहेगा और हम आराम से घर पे रह पाएंगे। अब घर को तो गर्मी और ठंडा में चेंज कर पाना संभव नहीं है, इसलिए ठंड के दिन में हम लोग ब्लैक नहीं कर पाते हैं, बट अपने बॉडी का हम लोग अरेंजमेंट बदलते हैं। विंटर के दिन में ज्यादातर डार्कर कलर ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं। इवन अगर हम लोग एक क्लॉथ की जगह ठंड के दिन में 2 क्लॉथ्स पहने
पतले पतले, यानी मान लो एक स्वेटर के बहुत मोटा स्वेटर या मोटा ऊन का स्वेटर पहनने की जगह या बहुत मोटा ब्लैंकेट ओढ़ने की जगह, ढकने की जगह अपने आप को हम लोग पतले पतले 2 ब्लैंकेट ले, उसको एक साथ मिला के हम लोग अपने को ढकने की कोशिश करें। बहुत ज्यादातर लोग ये काम करते हैं। इससे भी एक फायदा होता है, 2-3 लेयर होने के चलते क्या है, जो उसके भीतर का हीट है वो बहुत तेजी के साथ बाहर नहीं निकल पाता है। इसमें भी रेडिएशन काम करता है। इवन तुम्हारे ब्लैंकेट्स, कोई भी जनरली नहीं देखे होगे जल्दी कि ब्लैंकेट जो है वो लाइटर कलर के बनाए जाते हैं। मैक्सिमम ब्लैंकेट डार्कर कलर के ही बनाए जाते हैं। रीजन हमारा यही है, बिकॉज डार्कर कलर एब्जॉर्ब द हीट को अपने में बांध के रख सकता है। सो अगर हम लोग पतले पतले लेयर के बहुत सारे चीजों को एक साथ लगा के और अपने आप को ढक लें तो हम लोगों को ज्यादा गर्मी महसूस होगी, बिकॉज भीतर से गर्मी को निकलने में बहुत मुश्किल होगा। बहुत सारी लेयर्स हैं तो उसमें से रेडिएशन जो होगा वो बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लो होगा, ना के बराबर होगा, जिसके चलते बहुत देर तक उसमें हमारा गर्मी बंधेगा और हम ठंड के दिनों में आराम महसूस करेंगे। जबकि एक कोई ब्लैंकेट हम लोग ओढ़े मोटा सा भी, तो हम लोग उससे पाएंगे क्या कि हम लोगों को उसमें ठंड ज्यादा महसूस हो रहा है। रीजन एक होने के चलते उसमें से रेडिएशन ज्यादा होगा कंपेयर्ड 2 पतले पतले लेयर्स के बीच से, बिकॉज 2 पतले पतले लेयर के बीच में गर्मी को निकलने का कम चांस मिलेगा, गर्मी उसमें बंधा रह जाएगा। बिकॉज अगेन एयर इज ऑल्सो द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एयर भी पुअर कंडक्टर है। इवन कई बार लोग ऐसा भी करते हैं ठंडियों के दिन में कि ब्लैंकेट लेके अपने शरीर से, अपने हाथ के मदद से या पैर के मदद से उसको बहुत ऊंचा करके अपने शरीर से रख देते हैं और उसी में पूरे अपने शरीर को ढक लेते हैं लोग। उससे भी गर्मी महसूस होता है, बिकॉज हम लोगों ने ब्लैंकेट और अपने बीच एक बहुत मोटा एयर का परत बना दिया, जिससे भी इवन हीट का रेडिएशन जो होगा वो स्लो हो जाएगा और हीट जो है बाहर निकल नहीं पाएगा। सिंपली अगर हीट बाहर नहीं निकल पाएगा तो हम लोग कंफर्टेबल महसूस करेंगे, बहुत अच्छा महसूस करेंगे विंटर के दिनों में। ठीक है, दिस इज ऑल टोटल अबाउट योर चैप्टर हीट। Any doubt, any confusion till any topic in the heat? Yes, anyone who has reference book, वो एटलीस्ट एक चीज मुझे बताओ, if I have missed any topic, यस प्रीति, तुम्हारे पास जो रेफरेंस बुक है उससे कोई टॉपिक छूट रहा है, देन टेल मी द टॉपिक, आई विल एक्सप्लेन। नो बोला ना तुमने? सो दिस इज ऑल अबाउट, समराइज करो तो इसको देख सकते हैं हम लोग। पूरे चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा टेम्परेचर, हीट, देन स्केलिंग ऑफ टेम्परेचर, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, देन व्हाट इज कंडक्शन, कंडक्शन के बाद कन्वेक्शन, रेडिएशन, देन कंडक्टर्स, इंसुलेटर क्या होते हैं, सी ब्रिज, लैंड ब्रिज, रेडिएशन, थर्मोमीटर्स, टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स, यही सब हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में देखा अभी तक। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, यू कैन सी हियर ऑल्सो व्हाट यू हैव लर्न, क्या अभी तक तुमने पढ़ा इसमें। ठीक है, यस सर रेफरेंस बुक में प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ हीट एक टॉपिक है।
प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ हीट। थोड़ा सा उसमें से पढ़ो, आई कैन नॉट सी दैट बुक। थोड़ा सा उसमें से पढ़ो, प्रिवेंशन में क्या लिखा है। वो प्रिवेंशन में यही दिया होगा, विंटर वाला कंडीशन। ओके ओके, हो गया हो गया। यस सृष्टि, आई केम टू नो। सी एनसीईआरटी का ऑल्दो ये पार्ट नहीं है तुम्हारा थर्मस फ्लास्क, बट आई एम टेलिंग थर्मस फ्लास्क जो बनाया जाता है, जो तुम्हारा बॉटल है जिसमें तुम ठंडा पानी घर से ले आते हो या कभी घूमने कभी जाते हो, तो बहुत लोगों को चाय पीने की आदत है, तो उसमें गर्म करके भी चाय हम लेके जाते हैं। या ठंड के दिनों में गर्म रोटी खाने की जिसकी आदत है, वो लोग करते हो क्या कि थर्मस फ्लास्क जिसमें रोटी रखने के लिए उसमें अरेंजमेंट रहता है, थर्मस फ्लास्क का बड़ा वाला डब्बे टाइप का, उसमें बनाते समय गर्म रोटी हम लोग रख देते हैं। लेकिन हम लोग देखते क्या है, नॉर्मल बर्तन के कंपैरिजन में उसमें जो चीज हम गर्म रखते हैं वो ज्यादा गर्म रह जाता है, जो चीज ठंडा रखते हैं वो ज्यादा देर तक ठंडा रह जाता है। आखिर इसका क्या रीजन है? बिकॉज इसमें यही तीनों अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। देखो, अगर मान लो वो हम लोग चीज गर्म रखेंगे तो ठंडा क्यों होगा? धीरे धीरे उसमें से सारा जो हीट है वो बाहर निकलते जाएगा और वो चीज ठंडा हो जाएगा। अगर हम लोग हीट को बाहर निकलने से रोक दें तो तीनों का तीनों चीज बंद हो जाएगा। यानी हीट को अगर हम लोग बाहर निकलने से बंद कर दें तो वो चीज जो हमने रखा है उसमें हॉट रखा है, चाय मान लो रखा है, वो चाय गर्म रह जाएगा बहुत देर तक, 12-12 घंटे तक गर्म रह जाता है जनरली। ठंडा तो रखेंगे तो और ठंडा बर्फ टाइप का चीज बॉटल में, किसी बॉटल में इवन 24 आवर्स तक रह जाता है। उसका रीजन ये है, अगर कभी टूटा हुआ थर्मस फ्लास्क देखे होगे तो उस पे बाहरी परत पे थर्मोकोल लगाए होते हैं। थर्मोकोल से क्या है, पहला तो उसको हम लोग कंडीशन लगाते हैं कि कंडक्शन रोकते हैं। यानी हमको करना क्या है, उस ऑब्जेक्ट में कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन तीनों चीज को हमको रोक देना है। तो कंडक्शन कब होगा? जब सॉलिड टू सॉलिड का कांटेक्ट होगा। उसमें बाहरी परत का डायरेक्ट भीतरी परत के साथ दो अलग अलग लेयर बनाए जाते हैं, दो डब्बों को बनाया जाता है और उस डब्बों के बीच में थर्मोकोल लगा दिया जाता है। सो एक डब्बे से बाहरी यानी भीतर वाले डब्बे से बाहरी डब्बे पे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, यानी कंडक्शन कट गया। कन्वेक्शन कैसे होगा? चाहे तो एयर हो चाहे तो लिक्विड हो, यानी बोथ कंडीशन में फ्लूइड हो, तब वो कन्वेक्शन को जन्म देगा। जिसको रोकने के लिए उसमें जो मैं बोल रहा हूँ थर्मोकोल लगा दिया जाता है, थर्मोकोल लगा दिया जाता है। जो उसके बीच का एयर होगा उसको भी हटा दिया गया, यानी वैक्यूम टाइप का अरेंजमेंट हो गया उसके बीच में। सो कन्वेक्शन भी बंद हो गया। सो उससे भी जो हीट बाहर निकल सकता था वो भी नहीं निकला। और तीसरा रेडिएशन को बचाने के लिए क्या जाता है, उसका बाहरी जो हमें नजर नहीं आता है, बाहरी डब्बा का जो परत है उसको भीतर से काला कर दिया जाता है। इससे फायदा क्या होगा कि जो हीट या कोल्ड उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था वो अब उसमें बंध के रह जाएगा। रेडिएशन से भी जो उसमें से धीरे धीरे गर्मी या ठंडा निकल रहा था उसको भी रोक दिया गया। इट मीन्स हम लोग जैसा चीज उसमें रखेंगे, गर्म रखेंगे तो बहुत देर के लिए गर्म रह जाएगा, ठंडा रखेंगे तो उसमें बहुत देर के लिए ठंडा रह जाएगा। इवन ये भी चीज पता नहीं कितने लोग ध्यान दिए हो कि अगर हम उस चीज को बार बार ओपन एंड क्लोज करते रहे, मान लो जिसमें रोटी रखा हुआ है या जिस बोतल में पानी रखा हुआ है, मिल्टन का हो चाहे जिस कंपनी का भी हो, तो उसमें अगर पानी रखा हुआ है बार बार उसका हम ढक्कन खोलते और बंद करते रहेंगे तो वो तेजी से ठंडा होगा। अगर गर्म है तो, अगर ठंडा है तो तेजी से गर्म होगा, यानी रूम टेम्परेचर पर आने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि बार बार तुम उसमें एयर का कांटेक्ट लगा रहे हो, तुम्हारे रूम का उसमें कांटेक्ट उसमें मिल रहा है जब वो ओपन हो रहा है तो, और वो तेजी के साथ ठंडा हो जाएगा या गर्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये चीज
ज्यादा से ज्यादा हम अवॉइड कर रहे हैं, कम से कम उसको ओपन कर रहे हैं, तो वो ज्यादा देर तक गर्म या ठंडा बने रहेगा। कोई भी ऐसा चीज जिसमें गर्मी या ठंडा को रोकने के लिए बनाया जाता है, वो इसी तीनों अरेंजमेंट को कट करता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। जिस माध्यम से हीट का फ्लो हो सकता था उसको वो रोक देता है, जिसके चलते उसमें चीजें ठंडे रह जाते हैं या गर्म रह जाते हैं। ओके, अगर नहीं देखे हो अभी तक तो तुम्हारे घर में कोई थर्मस फ्लास्क जो खराब हो गया हो, उसको कभी अगर वो काम नहीं कर रहा हो या फेंक दिया गया हो, या कबाड़ी वाले को देने से पहले थोड़ा आराम से, बिकॉज उसको तोड़ने में बहुत मेहनत लगता है, उसको कभी तोड़ के देखने की कोशिश करना। उसमें तुम्हारा बहुत काफी थर्मोकोल भरा हुआ होता है और उसका सरफेस जो है बहुत काफी शाइनिंग बनाया जाता है, चमकदार, ताकि रेडिएशन जो है वो भीतर का ही बंधा रह जाए। रेडिएशन बाहरी कलर का सरफेस उसका ब्लैकिश कलर का बनाया जाता है या डार्क कलर का, जिससे कि रेडिएशन जो है उसके भीतर बंधा रह जाए। अगर जो लोग देखे हो इट इज वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। जो नहीं देखे हो उसके लिए बोल रहा हूं, ठीक है। सृष्टि एनी मोर टॉपिक? आई डोंट थिंक। ये टॉपिक समझ में आया? Yes, sir. Okay, so this is about all your heat chapter. I already have sent the question and answer to every person for this chapter. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना। नाउ अगेन विथ अ वेरी शार्प आईज, फिर से एक बार क्वेश्चन आंसर को जो लिख लिए हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नहीं लिखे हो वो देख के लिख लेना। शार्प आईज से एक बार हम क्वेश्चन आंसर को देखने की कोशिश करना। उसमें बहुत सारे ऐसे चीज जो तुमको डाउट थे अब क्लियर हो जाएंगे, तुमको समझ में आएगा और क्लियर होगा तुम्हारे लिए। Sir, next class आ गया है। Yes, you can disconnect, no problem. So we are ending the chapter heat. Any confusion to any doubt to any person? This is total about your heat chapter.